हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। वीडियो को स्टार्ट करूं इसके पहले एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि थोड़ा सा एक चेंज मैं करके चल रहा हूं। अभी तक सारे हेडिंग्स हम लोग इंग्लिश में ही मेंशन करते थे। कन्वर्सेशन हमारा बाइलिंगुअल तो है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हेडिंग्स को भी हिंदी में लिखना मैंने शुरू किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि सर हेडिंग्स हिंदी मीडियम के लिए अगर हेडिंग्स भी हिंदी में लिख दिया जाए तो बेहतर होगा। तो इस बात को मैंने अप्रिशिएट किया और मेरा टारगेट है कि मेरी बातें जो कुछ हम डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम आपको बता रहे हैं, वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिले। तो मुझे लगता है कि आप इससे ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे और कंसंट्रेट होके पूरे वीडियो के एंड तक देखिए और समझने की कोशिश हम करते हैं कि व्हाट्स द डीएनए। एक बात तय है, ये आज एक लेमैन भी जानता है कि डीएनए कुछ ऐसा एक मटेरियल है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल कैसे होते हैं, तो वो डीएनए के थ्रू कंट्रोल होते हैं एंटायरली। मेंडल ने बहुत सारा काम किया, इन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत कराई और डिस्क्रिप्शन दिया, एनालिसिस किया, एक बायोलॉजी के स्ट्रीम को, बायोलॉजी के पार्ट को मैथमेटिकल मॉडल की तरफ लेके गए। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन था, विरोधाभास था, लोगों ने उस समय उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन फाइनली आज हम उनको रिगार्ड करते हैं और उन्हीं के दिए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेंडल के टाइम भी 1869 में फ्रेडरिक निश्चर ने न्यूक्लियन फाइंड आउट कर लिया, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होने के बाद बहुत वक्त तक 1953 में जाकर फाइनली डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में एक क्लियर कॉन्सेप्ट वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया, जिसे हम डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। एक एक स्टेप को हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूल के लेवल पर क्या है, तो आधार के तौर पर अगर हम बात करें तो वो है डीएनए, लेकिन कलेक्टिवली वो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल। अगर इसको हम कहें हिंदी भाषा में तो ये न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल की बात होती है या न्यूक्लिक एसिड की। ये न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, इसमें दो मुख्य कंपोनेंट आते हैं, डीएनए और आरएनए। नो डाउट, निश्चित तौर पर ये क्लियर होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, आनुवंशिक पदार्थ हैं, लेकिन कुछ विशेषताओं की वजह से, कुछ स्पेशल फीचर्स होने की वजह से डीएनए का ही नाम ज्यादा पॉपुलर है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन कुछ गिने चुने वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जाता है। सबसे बड़ी वजह क्या है कि दैट इज मच मोर स्टेबल, बहुत ज्यादा वो अस्थायी पदार्थ है, वो जल्दी डीनेचर नहीं होता। इसलिए कॉमनली
डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करते हैं। अगर बात करते हैं तो कॉमन मैन कहते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, दे आर नॉट फैमिलियर अबाउट द न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में कलेक्टिवली सिर्फ 3 ही केमिकल का नाम आएगा। न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ द 3 बायोमोलिक्यूल्स, 3 केमिकल्स, दैट इज द पेंटोज सुगर, पहला होगा पेंटोज सुगर, दूसरा होगा नाइट्रोजन बेस, और इसके साथ तीसरा है फास्फेट, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। 3 केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। यही तीनों केमिकल कंपोनेंट्स पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर और आरएनए के स्ट्रक्चर में एडजस्ट करते हैं। बात शुरू कहां से होती है? बात शुरू होती है न्यूक्लियोसाइड से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर इसको थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि इनिशियली जब न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन होगा तो न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन के केस में ये 2 केमिकल पेंटोज सुगर और नाइट्रोजन बेस, नंबर 1 दैट इज द पेंटोज सुगर और नंबर 2 ये नाइट्रोजन बेस, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद जो केमिकल बनता है वो बनता है न्यूक्लियोसाइड। ओके, ये जो कनेक्शन है पेंटोज सुगर और नाइट्रोजन बेस का, ये जो बाइंड हो रहा है, जो बॉन्ड यहां बनेगा वो बॉन्ड कहा जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए और कनेक्ट होने के बाद क्या बना? ये न्यूक्लियोसाइड बना। ओके, अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ एक और बायोमोलिक्यूल कनेक्ट होगा, एक और केमिकल कनेक्ट होगा जो कि ये फास्फेट है। ये फास्फेट भी इसके साथ जुड़ जाता है और फास्फेट जुड़ेगा कहां? तो इसके इस 5th कार्बन पर। यहां जिस डायग्राम को हम देख पा रहे हैं उस डायग्राम में ये क्लियर होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोसाइड जो बना और पेंटोज सुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ रहा है, तो कहां जुड़ रहा है? एट द फर्स्ट कार्बन पर ये कनेक्ट होगा। कौन? पेंटोज सुगर का फर्स्ट कार्बन है, वहां पर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। फॉर एवर आप याद रखो कि नाइट्रोजन बेस पेंटोज सुगर के साथ जब यहां कनेक्ट होंगे वो पॉइंट कौन सा होगा? तो दैट वन इज द फर्स्ट कार्बन, पहले कार्बन के साथ कनेक्ट होंगे। और इस डायग्राम में 5th कार्बन के साथ फास्फेट कनेक्ट हुआ है। ये फास्फेट पेंटोज सुगर के 5th एंड 3rd कार्बन दोनों से कनेक्ट होता है, ये याद रखना है। इस डायग्राम में 5th कार्बन से कनेक्ट हुआ है और इसके साथ ही साथ अभी हम डायग्राम में देखेंगे आगे बढ़ के कि ये 3rd कार्बन से भी कनेक्ट होता है। तो जब न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ गया? प्लस हो गया फास्फेट। तो फास्फेट जब जुड़ा तो ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड कहा गया। क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया। ओके, हिंदी मीडियम में भी सिर्फ इसको हिंदी में लिख दिया जाता है और कोई अंतर नहीं है। न्यूक्लियोटाइड, ओके, ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड के क्या बात क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड यूनिट हो जाता है किसका?
तो न्यूक्लिक एसिड का। सो हम क्या कहेंगे कि इन ऑल द थ्री स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लिक एसिड, इन न्यूक्लियोटाइड, और 3 न कहें 4 कहें, इन द डीएनए एज वेल एज इन आरएनए, इन सब में जो केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो मौजूद होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है और फास्फेट होता है। डीएनए और आरएनए में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होगा कि डीएनए में जो शुगर होगा, जो ये पेंटोज शुगर होगा, वो डीऑक्सीराइबोज होगा। पेंटोज शुगर जो होगा वो क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। और आरएनए में राइबोज शुगर होगा। ये डिफरेंस है एक बहुत बड़ा। शुगर की क्वालिटी वैरी कर जा रही है। शुगर तो पेंटोज ही है, लेकिन अंतर क्या हो रहा है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में राइबोज शुगर है। इट्स ओके। मुझे लग रहा है ये बात क्लियर हो रही है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। इज इट ओके? अब ये न्यूक्लियोसाइड की एक यूनिट हो गई, ये न्यूक्लियोसाइड की एक यूनिट हो गई। इसके पास के सारे ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब ये क्या हुआ? ये एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास अवेलेबल है, इट्स द न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती जाएगी, एक लंबी चेन बन गई। तब ये क्या होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तब क्या हो जाएगा? दैट्स द कंडीशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर यहां एक यूनिट है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और इसी के साथ जुड़ते चले जाए, जैसे कि इसमें हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, 1/2 अभी ऑब्जर्व करिएगा। अभी तुमको ऑब्जर्व क्या करना है? सिर्फ 1/2 ऑब्जर्व करो, सिर्फ इस पेंटोज शुगर को, नाइट्रोजन बेस को और फास्फेट को। इस साइड को आप ऑब्जर्व न करो। तो एक चेन बन गई। इस डायग्राम में सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड्स है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जितने बड़े होते जाए और वो लेंथ हो जाएगी, एक लंबी चेन बन जाएगी, और इस लंबी चेन का एक दूसरी चेन के साथ कनेक्शन होगा। उस पॉइंट पे हम बाद में आते हैं। पहले हम पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट की बात करते हैं। तो सबसे जो इसमें स्पेशल एक्सिस्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए तो जो कोड्स हैं, जो सारे इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं, पेंटोज शुगर और फास्फेट के स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन नहीं है। जितने भी डीएनए हैं, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं, जिस भी कंडीशन में है, वो सीक्वेंस तो एज इट इज है। वेरिएशन क्या होता है? चेंजेस कहां पर आते हैं? तो जो चेंजेस आते हैं वो आएंगे हमारे नाइट्रोजन बेसेज में। नाइट्रोजन बेसेज में वेरिएशन आती है। तो नाइट्रोजन बेसेज बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। वो नाइट्रोजन बेसेज हैं प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। ये 2 टाइप के नाइट्रोजन बेसेज हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। ये नाइट्रोजन बेसेज में डिफरेंस क्या है? प्यूरीन में 9 कार्बन के डबल 9 कार्बन होगा और डबल रिंग
का स्ट्रक्चर होता है, जबकि पिरिमिडीन में सिर्फ 6 कार्बन एग्जिस्ट करते हैं, 6 कार्बन होंगे और ये सिंगल रिंग फॉर्म करता है। ओके, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन बेसेस। 2 तरह के नाइट्रोजन बेसेस एग्जिस्ट करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में एज वेल एज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए। दोनों के स्ट्रक्चर में ये दोनों तरह के नाइट्रोजन बेसिस होंगे। अब इस प्यूरीन में फिर दो तरह के नाइट्रोजन बेसिस आ गए। 2 तरह के प्यूरीन्स हैं, एक है एडेनिन और दूसरा है गुएनिन। एडेनिन और गुएनिन 2 तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। 2 तरह के पिरिमिडीन हैं, थियामीन एंड साइटोसिन। लेकिन ये 2 तरह के जो पिरिमिडीन हैं डीएनए में है, टोटल यहां पर 3 तरह के पिरिमिडीन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात जब हम करेंगे तो पिरिमिडीन कितने तरह के हुए? 3 तरह के हैं, साइटोसिन, थियामीन, साइटोसिन, और तीसरा जो है वो है यूरेसिल। ये 3 तरह के पिरिमिडीन्स हो गए, थियामीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। प्यूरीन कितने हैं? तो 2 तरह के हैं, एडेनिन और गुएनिन। ये साइटोसिन और यूरेसिल की कहानी हम समझ लेते हैं। होता क्या है कि जब डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, डीएनए के केस में साइटोसिन एग्जिस्ट करता है और थियामीन होंगे, लेकिन आरएनए के स्ट्रक्चर में ये यूरेसिल साइटोसिन को रिप्लेस कर देता है। जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होगा, जो मॉलिक्यूल होगा गुएनिन का, वो यूरेसिल हो जाएगा और साइटोसिन रिप्लेस हो जाएगा। तो ये 2 तरह के नाइट्रोजन बेसिस हुए, प्यूरीन, पिरिमिडीन। प्यूरीन 9 कार्बन के डबल रिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि पिरिमिडीन 6 कार्बन बियरर होते हैं और सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। प्यूरीन में 2 है, एडेनिन एंड गुएनिन। पिरिमिडीन, थियामीन एंड साइटोसिन। तीसरा कौन सा है? यूरेसिल है। ये यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए के केस में एग्जिस्ट करेगा, आरएनए में ही पाया जाएगा, डीएनए में नहीं पाया जाएगा। डीएनए में ये दोनों पाए जाएंगे, डीएनए के केस में, और आरएनए के केस में यूरेसिल पाया जाएगा। अब ये कैसे एसोसिएट होते हैं? एक चेन फॉर्म हो गई, एक लंबा सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रेट एज इट इज नहीं होगा। जब डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, देयर आर द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एसोसिएटेड टू ईच अदर। सपोज करते हैं कि ये एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर से हम बात समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पेंटोज शुगर है तो इसका हेड ये है, ओके, और दूसरा पेंटोज शुगर जो होगा, जब 2 चेन बनेंगे तो वो यूं हो जाएगा। ये कंडीशन हो रही है। एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, याद रखना होगा किस डायरेक्शन में? एंटी पैरेलल डायरेक्शन में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। ओके, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन
एसोसिएट करेंगे एक दूसरे के साथ। यही वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का हेड रीजन और फर्स्ट कार्बन यहां एग्जिस्ट कर रहा है। सबका फर्स्ट कार्बन यहां है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन हुआ, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन और यहां पर फिफ्थ कार्बन। तो इस पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, जिससे एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड यहां हम लोगों ने लिखा है। हाँ, और फास्फेट पेंटोज शुगर से कैसे जुड़ा है? तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड दूसरा बॉन्ड हो गया। ये बॉन्ड किसके किसके बीच में है? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच का बॉन्ड है। ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में है? तो पेंटोज शुगर और फास्फेट के बीच में है। ये दो बॉन्ड यहां पर, ये जो बॉन्ड था ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ अब दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहां दिखाई पड़ रहा है। ये एसोसिएशन कैसा है? एंटी पैरेलल डायरेक्शन है। ये ऊपर की ओर दिख रहा है, इसका हेड नीचे है, सीधा सा शीर्षासन इसने कर लिया है, शीर्षासन किया है। और एसोसिएशन वही है, पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, यहां पर फिफ्थ कार्बन के साथ फास्फेट जुड़ा है, इसके थर्ड कार्बन से जुड़ा है ये वाला फास्फेट, और दूसरा वाला फास्फेट यहां फिफ्थ कार्बन से जुड़ा है। ये वाला फास्फेट इसके फिफ्थ कार्बन से जुड़ा है, ये फास्फेट थर्ड कार्बन से जुड़ा है। तो ये पैटर्न होगा। इसी पैटर्न पर एक चेन थर्ड प्राइम से, अब इसको हम बोलते हैं जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन को हम इंडिकेट करते हैं, थर्ड प्राइम बोलते हैं। ये फिफ्थ कार्बन को फिफ्थ प्राइम बोलते हैं। तो ये थर्ड और फिफ्थ जो लिखा गया है, इसका मतलब क्या होगा? ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस पेंटोज शुगर का थर्ड कार्बन फ्री है, तीसरा वाला कार्बन ये फ्री है बिल्कुल, यहां पर कोई फास्फेट नहीं है। यही कंडीशन यहां पर है, इसका फिफ्थ कार्बन एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए खाली है, यहां पर कुछ नहीं है, ये फ्री है ना, और यहां पर ये फ्री है। तो इसी बात को इंडिकेट किया जाता है थर्ड प्राइम टू फिफ्थ प्राइम। दूसरा वाला एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल के केस में हम देख रहे हैं कि इसका अगर फिफ्थ प्राइम फ्री है तो इसका थर्ड वाला फ्री है कार्बन, थर्ड प्राइम टू फिफ्थ प्राइम, ये कंडीशन है होगी। ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इंडिकेट कर रहा है। अब यहां पर एक नाइट्रोजन बेस है, दो नाइट्रोजन बेस है, तीन नाइट्रोजन बेस है। अगर इन नाइट्रोजन बेसिस के बारे में हमको मालूम हो ये नाइट्रोजन बेसिस कौन से हैं, तो ये नाइट्रोजन बेसिस यहां हमने कंफाइन नहीं किया है पहले से। अगर मानते हैं कि यहां पर एडेनिन है, तो आसानी के साथ हम ये बता सकते हैं कि सामने वाला कौन है। और इसके साथ साथ ये जो बॉन्ड इंडिकेट हो रहा है, ये लाइन जो इंडिकेट की जा रही है, ये लाइन भी ये बता सकती है कि कौन से नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर यहां पर तीन लाइन दिखाई पड़ रही यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तय है कि ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यहां पर एडेनिन नहीं हो सकता, वहां पर ग्वेनिन होगा या साइटोसिन होगा, ये ग्वेनिन या साइटोसिन।
प्यूरीन और पिरिमिडीन के एसोसिएशन में बिल्कुल, अब वजह क्या है, अगर यहां पर एक प्यूरीन होगा, एक नाइट्रोजन बेस यहां पर अगर प्यूरीन है तो ये बिल्कुल तय है कि यहां पर पिरिमिडीन होगा। अब इस प्यूरीन और पिरिमिडीन के एसोसिएशन के पीछे की मिस्ट्री क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर हम करें तो हमको ये पॉइंट सोचना पड़ेगा कि प्यूरीन 9 कार्बन होल्ड करके डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि बड़ा है, ओके। और पिरिमिडीन 6 कार्बन होल्ड करके एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और ये कंफर्म है कि अगर एक साइड में प्यूरीन होगा तो अपोजिट साइड में पिरिमिडीन ही होगा। अगर इधर पिरिमिडीन है, यहां पर पिरिमिडीन है, तो यहां प्यूरीन होगा, यहां अगर पिरिमिडीन है तो प्यूरीन होगा। अब इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या कंडीशन होगी, हम एक बार इसको समझ लें और एक बार अगर ये बात हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर इन फ्यूचर हम भूल नहीं पाएंगे, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन की बात होगी या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए की बात होगी, हम आसानी से उसको एक्सपोज कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन हो रही है, एक स्ट्रैंड ये है, यहां पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थियामिन हमने लाइन से लिखा। जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस में ही हो, ये थियामिन के साथ फिर थियामिन आ सकता है, फिर यहां पर गुआनिन आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है, एडेनिन हो सकता है। अब हमने देखा कि यहां पर एक सीक्वेंस में यहां पर एक प्यूरीन है, ये प्यूरीन है, ये पिरिमिडीन है, ये पिरिमिडीन है, ये भी पिरिमिडीन है, ये प्यूरीन है, ये पिरिमिडीन है, ये प्यूरीन है। तो जो दूसरी चेन बनेगी, इधर वाली जो चेन होगी, उसमें जो काउंटर पार्ट होगा, जो काउंटर नाइट्रोजन बेस होगा, वो नाइट्रोजन बेस एडेनिन के साथ थियामिन होगा, बिल्कुल कंफर्म है। अगर प्यूरीन यहां पर एडेनिन है, ए है, तो ये क्या होगा, थियामिन होगा। यहां पर गुआनिन है तो यहां पर साइटोसिन होगा, यहां साइटोसिन है तो यहां पर गुआनिन होगा, थियामिन है तो एडेनिन होगा, थियामिन है तो एडेनिन होगा, गुआनिन है तो साइटोसिन होगा, यहां साइटोसिन है तो यहां पर गुआनिन होगा, एडेनिन है तो यहां थियामिन होगा, ओके। अब ये नाइट्रोजन बेस, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाइट्रोजन बेस दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन बेस के साथ एसोसिएट कर रहा है, यही ज्वाइंट है। तो ये ज्वाइंट जो हो रहा है, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहां पर जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थियामिन के बीच में, ये याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बारीक पॉइंट है। एडेनिन और थियामिन के बीच जब एसोसिएशन होगा तो डबल नाइट्रोजन बॉन्ड हुआ। कौन सा हुआ, डबल हुआ। डबल नाइट्रोजन बॉन्ड से एडेनिन और थियामिन जुड़ेंगे, लेकिन गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, ट्रिपल, 3 लाइन से हम इंडिकेट करते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि यहां पर हमने 3 लाइन खींच रखी है, यहां पर 3 लाइन खींची है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर जो नाइट्रोजन बेस होगा और यहां पर जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो कौन होंगे, या तो यहां पर गुआनिन होगा और तो यहां पर साइटोसिन होगा। अगर यहां साइटोसिन है तो यहां गुआनिन होगा।
क्लियर होना चाहिए। टेक्निकल पॉइंट है, इजी है, एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमेशा से परफेक्ट स्टडी का मतलब यही रहा है कि आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं, नो, नॉट एट ऑल। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। पढ़ाई समझने के लिए की जाती है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, बार बार उसको पढ़ें, बार बार सुने लेक्चर और क्लियर करें कॉन्सेप्ट। तो ये कंफर्म होगा कि अगर ट्रिपल नाइट्रोजन बॉन्ड इंडिकेट किया गया है, 3 लाइन अगर इंडिकेट की गई है, तो यहां पर ग्वानिन या साइटोसिन होगा, यहां पर भी या तो ग्वानिन होगा या साइटोसिन होगा। और अगर यहां पर अगर ग्वानिन है तो इसको काउंटर यहां कौन करेगा? साइटोसिन करेगा। और साइटोसिन को काउंटर करने के लिए कौन होगा? ग्वानिन होगा। यहां इस केस में जहां पर 2 लाइन इंडिकेट की जा रही है, यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो वो कंडीशन क्या हो गई कि यहां पर या तो एडेनिन है या थियामिन है। तो इसके साथ अपोजिट साइड में कौन होगा? इधर कौन होगा? या तो थियामिन होगा एडेनिन को काउंटर करने के लिए, या तो यहां पर एडेनिन होगा, थियामिन अगर होगा तो ये कंडीशन होगी। ये कंडीशन है जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो एक डेफिनेट, ऑलमोस्ट डेफिनेट डिस्टेंस मेंटेन होता है। एक पेंटोज शुगर, एक फास्फेट, ये दोनों साइड में हो गए और बीच में जो लैडर्स हैं ये साइड के बम्बूज हो गए, ये बम्बूज हो गए दोनों तरफ से। जैसे सीढ़ी, आपने बांस की सीढ़ियां देखी होंगी, तो बांस की 2 सीढ़ियां हो गई, इसमें ये कंडीशन है। और ये दोनों के बीच में जो लैडर्स हैं वो लैडर्स कौन है? तो नाइट्रोजन बेसेज है। तो इन लैडर्स के बीच में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक ऊपर वाले नाइट्रोजन बेस और नीचे वाले नाइट्रोजन बेस जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक के बाद जो दूसरे आ रहे हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है, गैप है, वो लगभग यूनिफॉर्म होता है। अगर बात करें तो एक चेन और दूसरे चेन के बीच का जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट 20 nm होता है। एक चेन और दूसरे चेन के बीच में, इसके बीच में 0.34 nm का डिफरेंट गैप होता है। इस पार्ट को जब हम डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाटसन और क्रिक का प्रपोज किया हुआ डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।